आईपीएस ईशा एक बेहद हैरान कर देने वाले मौत पर खड़ी ही है। डॉक्टर अवनी की सोनोग्राफी रिपोर्ट देख रही हैं और डॉक्टर के मुंह से सिर्फ एक ही बात निकलती है कि यह बहुत अजीब है। न तो बच्चे की धड़कन सुनाई दे रही है और न ही सोनोग्राफी इमेज में कुछ मैच हो रहा है। डॉक्टर का साफ सवाल होता है कि अवनी, मुझे सच सच बताओ कि क्या तुम सच में प्रेग्नेंट हो या नहीं। अब सोचिए कि जो लद्दाधकी इतने दिनों से खुद को लाचार, बेबस और एक बच्चे की माँ बनने का नाटक करके इस घर में सूरज की आध ले रही थी, उसकी सबसे बड़ी सच्चाई अब सबके सामने आने वाली है। लेकिन यह खेल यहाँ तक पहुंचा कैसे? इस रहस्य को समझने के लिए हमें उस रात के ड्रामे से शुरुआत करनी होगी जब घर के भीतर रिश्तों का तनाव अपने चरम पर था। देर रात का वक्त था और कमरे में एक अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। सूरज जब ईशा जी की मदद करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है कि ईशा जी, मैं ये रख देता हूँ, तो ईशा का जवाब सीधा और रूखा होता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ। सूरज फिर भी जिद करता है कि मेरे रख देने से क्या फर्क पड़ेगा, पर ईशा का साफ मना करना और सूरज का बार बार टोकना घर के बाकी सदस्यों की नींद खराब कर देता है। तभी बाहर से चिल्लाने की आवाज आती है कि बंद करो यह चूहे बिल्ली की लड़ाई, बाकियों को तो सोने दो वरना मैं आकर दिमाग ठिकाने लगा दूंगा। सूरज मन ही मन कुर्र कर रह जाता है कि यही सुनना बाकी रह गया था। लेकिन घर के इस क्लेश से अलग आईपीएस ईशा की वर्दी वाली जिंदगी में अपनी ही अलग चुनौतियां चल रही थीं। अगली सुबह जब ईशा अपनी ड्यूटी पर ध्यान लगाने की कोशिश करती हैं, तो उन्हें एक अजीब सा फोन आता है। फोन पर उनसे कहा जाता है कि सर चाहते हैं कि वैनिटी वैन ईस्ट की जगह वेस्ट फेसिंग होनी चाहिए, जो ब्रांड बताया है वही बोतल लानी होगी, कोई मेटल डिटेक्टर नहीं होना चाहिए क्योंकि सर को उसकी आवाज से डिस्ट्रैक्शन होता है, और सबसे बड़ी डीची बात कि सर की सीट मिनिस्टर की सीट से थोड़ी ऊपर होनी चाहिए। ईशा का पारा चैरेज जाता है और वो केडी शब्दों में चेतावनी देती हैं कि मैं आपके या आपके बॉस की सेक्रेटरी नहीं हूँ जो फालतू के नखरे उठाऊं, दोबारा ऐसा कॉल किया तो खुद आकर गोली मार दूंगी। लेकिन ईशा का दिमाग इन सब बातों से ज्यादा घर में चल रही एक दूसरी साजिश में उलझा हुआ था। उसी दौरान कमरे के एक कोने में अवनी का फोन बिल्कुल चकनाचूर हालत में पुडीढ़ा मिलता है। ईशा जब उस टूटे हुए फोन को उठाती हैं तो उनकी पारखी नजरें तुरंत ताड़द लेती हैं कि यह कोई आम हादसा नहीं है। फोन में सिम कार्ड गायब था। स्क्रीन और बॉडी पर पीढ़े खरोंच के निशान बता रहे थे कि यह फोन गलती से नहीं गिरा है, बल्कि इसे किसी भारी चीज से जानबूझकर कुचला गया है। उस पर लगी धूल को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि वह कोई आम मिट्टी नहीं बल्कि ईंट का चूरा है। ईशा समझ जाती हैं कि इस फोन के टूटने के पीछे कोई बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। जब सूरज ईशा को सुबह सुबह घर पर ही देखता है तो माहौल हल्का करने की कोशिश करते हुए मजाक में कहता है कि आईपीएस साहिबा, आप अभी तक पुलिस स्टेशन नहीं गई? अगर आज आपका इरादा छुट्टी लेकर मेरे साथ वक्त गुजारने का है तो बता दीजिए, आज तो मैं भी फ्री हूँ। लेकिन ईशा के गंभीर चेहरे को देखकर सूरज शांत हो जाता है। तभी वहाँ अवनी आती है और कहती है कि हमारे यहाँ जब भी कोई औरत प्रेग्नेंट होती है तो बच्चे की सलामती के लिए पूजा होती है, मैं भी कुलदेवी के मंदिर में दिया जलाना चाहती हूँ। सूरज तुरंत कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा क्योंकि तुम मेरी जिम्मेदारी हो। अवनी थोड़ी झिझकती है और कहती है कि आप बेकार परेशान होंगे, मैं रिया और काव्या के साथ चली जाऊंगी, पर सूरज अपनी बात पर अड़ा रहता है। ईशा जब सूरज को अवनी के टूटे हुए फोन के बारे में बताती हैं तो सूरज तुरंत अवनी का बचाव करने लगता है। सूरज कहता है कि अवनी ने सुबह अपनी माँ को फोन किया था पर उसके पापा ने फोन उठा लिया, शायद उन्हें शक हो गया था, इसीलिए अवनी ने डर के मारे सिम निकालकर फोन तोड़ दिया। मैंने नया फोन और सिम मंगवा लिया है। ईशा सूरज से साफ कहती हैं कि अवनी के पास हर बात का इतना सटीक जवाब कहाँ से आता है? जो लद्दधा की एक ही योद्धे में आई थी उसके पास अचानक फोन निकल आता है, फिर वो उस फोन को ईंट से तोड़ देती है और इतनी सफाई से कहानी GRH देती है कि सब उस पर भरोसा कर लें। सूरज इसे ईशा की जलन और शक बताता है और कहता है कि अपनी आंखों से शक का पर्दा हटाओगी तो सच दिखेगा। इस पर ईशा तंज कसते हुए कहती हैं कि मैं भूल गई थी कि मेरे सामने मेरा पति सूरज नहीं बल्कि अवनी का रक्षक दादा भाई खड्डद्दा है, मैं अपने सबूत खुद ढूंढूंगी। सूरज को जब अपनी गलती का एहसास होता है तो वो सबके सामने अपने कान पकड़ डी ढहकर ईशा से माफी मांगता है और कहता है कि दोबारा आपको नहीं छेड़ दूंगा, प्लीज नाराज मत होइए। ईशा उसे तमाशा बंद करने को कहती हैं। इसी बीच घर में 15 अगस्त के इंडिपेंडेंस डे डांस प्रोग्राम को लेकर बच्चों की खुशी का माहौल बनता है। मीका आकर बताती है कि वो और बेटी डांस प्रोग्राम में सिलेक्ट हो गई हैं। बंटी अंकल और बाकी लोग डांस की प्रैक्टिस में लग जाते हैं। हालांकि घर की सास का केडीडीहक रवैया यहाँ भी दिखता है, जो बच्चों को सलवार सूट पहनने या प्रोग्राम में जाकर समोसे जलेबी पर झपटने को लेकर डांटती फटकारती हैं और काम पर लगा देती हैं। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन पहुंचते ही ईशा को कमिश्नर सर के गुस्से का सामना करना पड़ जाता है। सिंगर के मैनेजर रोहित के साथ हुई बहस के चलते कमिश्नर ईशा को 15 अगस्त के इवेंट की ड्यूटी से हटाकर स्टेशन पर ही तैनात रहने का ऑर्डर देते हैं। लेकिन ईशा हार मानने वालों में से नहीं थी। जब मैनेजर रोहित ईशा के सामने आकर अकेडीडीडीडीडीएस दिखाता है और माफी मांगने को कहता है तो ईशा उसे उसकी औकात याद दिलाते हुए कहती हैं कि यह वर्दी देश की सेवा के लिए पहनी है, तुम जैसे चाटुकारों की गतका